हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। बहुत से टाइप्स में उसमें पढ़े थे कि मौखिक होता है, अमौखिक होता है, या फिर रिटन होता है, शाब्दिक अशाब्दिक, वर्बल नॉन वर्बल के टाइप में था, या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल के टाइप में था, ग्राफाइन कम्युनिकेशन था। डिफरेंट टाइप के पढ़े। इसके 3-4 पार्ट आप लोगों की वीडियोस अलग अलग मैंने अपलोड करी थी। आई होप आपने देख ली होंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चैप्टर्स हैं। जितनी भी वीडियोस हैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। आज जो हमारा नया टॉपिक रहेगा, जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कि संप्रेषण अवरोधक या फिर बाधाएं, या टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अपने किसी विचार का, थॉट्स को एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वहां पर कौन कौन सी ऐसी बाधाएं होती हैं, या फिर कौन से ऐसे बैरियर्स होते हैं जो बीच में रुकावट बनते हैं कम्युनिकेशन कंप्लीट होने में, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने में। तो ये आज हमारा चैप्टर रहेगा। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रहेंगी। उसके बाद उसमें भी बहुत सी चीजें अंदर दे रखी होंगी, तो अच्छे से इसको हम बहुत एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और अगर किसी और सब्जेक्ट पर आप लेक्चर्स की वीडियो या एमसीक्यूज वीडियो चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट का नेम जरूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं, और इसमें समझते हैं हम कि संप्रेषण अवरोधक या बाधाओं के प्रकार। तो संप्रेषण क्या है, अभी तक ये आप समझ चुके हैं। संप्रेषण की प्रोसेस क्या होती है, ये भी आपने समझ लिया है कि पहले कोई सेंडर होगा जो कि किसी मैसेज को किसी दूसरे को देने जा रहा है। कोई मैसेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो कि दी जा रही होगी। मीडियम रहेगा कि किस माध्यम से दी जा रही है। फिर जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है और फीडबैक देता है। ये प्रोसेस रहती है। अभी आपकी 5 उसमें भी रह सकती है, 7 में भी हो सकती है, इसमें बीच में डिकोडिंग इनकोडिंग को भी शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस ये पूरी चलती है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, तो उसमें कुछ इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, या फिर शोर। इसे हम किसी भी नाम से समझ सकते हैं। हम बाधा कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, प्रॉब्लम समस्या कह सकते हैं, फिर नॉइस, शोर भी कहा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। शोर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बहुत तेज आवाजें हो रही हैं, आप लोग सपोज कर लीजिए पढ़ रहे हैं, बहुत तेज आपके आसपास जो है गाने चल रहे हैं, लाउड स्पीकर तो कुछ बज रहा है, या फिर कोई भी किसी भी तरह की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, जिससे कि आपको डिस्टरबेंस होगा, तो प्रॉपरली आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, तो सही से आपको वो चीज समझ में नहीं आ पाएगी। तो उसे ही शोर कहा जाता है। शोर का वातावरण आसपास होता है, तो हमें चीजें समझ में नहीं आती, तो वो सब कम्युनिकेशन में जो संप्रेषण होता है उसमें बाधाएं ही होती हैं। तो किसी भी स्तर पर उत्पन्न हो सकती हैं, और उनके उत्पन्न होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत से रीजन हो सकते हैं। हो सकता है जो कम्युनिकेटर हो, यानी कि जो सेंडर है, मैसेज को सेंड कर रहा है, वो आपको ढंग से बात नहीं बता पा रहा है, क्लियर नहीं हो उसका मैसेज, प्लस जो वर्ड्स हैं बहुत लेंथी हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे आप उसे, तो वो भी रीजन हो सकता है। या जो मीडियम भेजा है, जैसे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और जो है आपको इंग्लिश में भेज दिया गया, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। या और कोई लैंग्वेज भी इसी तरह से हो सकती है। तो ये सारी क्या रहती हैं कि अलग अलग स्टेट पर अलग अलग जो प्रोसेस के लेवल्स होते हैं, किसी भी लेवल पर कोई भी बाधा आ सकती है। तो इसी को अगर हम अलग अलग समूहों में करके बांटें, अलग अलग ग्रुप्स बना करके बांटें, तो कुछ आपके इस तरह के 6 ग्रुप्स बन जाते हैं। ये भाषागत या शब्दार्थ बाधाएं, यानी कि लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स। भौतिक अवरोध या बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। संगठनात्मक या प्रबंधकीय अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल बैरियर्स। भावनात्मक या मानसिक या दृष्टिकोणात्मक अवरोधक बाधाएं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और परसेप्शनल बैरियर्स। व्यक्तिगत अवरोध हो सकते हैं, पर्सनल बैरियर्स, या फिर अन्य बाधाएं, अदर बैरियर्स। तो ये क्या है, ये हेडिंग्स रहेंगी। इसके अंदर भी बहुत सी चीजें आएंगी डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में आपसे अलग से भी पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोग का हो रहा है, तो वहां पर सीधे सीधे ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा किस तरह की बाधा में आता है, तो आपको वही उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगाना होगा। तो सबसे पहले डिटेल में हम समझेंगे भाषागत या शब्दार्थ बाधाएं, यानी कि लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स। या अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है, तो वहां पर भी अलग अलग पूछ सकता है, या साथ में भी कंबाइन करके पूछ सकता है। तो क्या होती है लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स? तो पहले तो नाम से क्लियर हो रहा है, भाषागत या शब्दार्थ, यानी कि लैंग्वेज में, भाषा में किसी तरह की प्रॉब्लम होना, क्योंकि जो संदेश होता है, वैसे तो भाषिक अभाषिक दोनों तरह से हो सकता है, कि जो है शब्दों के प्रयोग से भी होता है, कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज है या पैरा लैंग्वेज है, बहुत सी तरह की चीजें भी होती हैं, जिसके माध्यम से भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं।
तो दोनों ढंग से होता है। यहाँ पर जो बात हो रही है कि किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश के प्रसरण का मुख्य आधार भाषा होती है, अर्थात संप्रेषण के लिए भाषा अनिवार्य माध्यम है। संप्रेषण चाहे शाब्दिक हो या फिर अशाब्दिक हो, क्योंकि भाषा तो दोनों में ही आ जाएगी। कभी कभी आप जो ध्वनि का यूज करते हैं, जो संकेतों का करते हैं, तो वो भी एक तरह की आपकी लैंग्वेज ही होती है, साइन लैंग्वेज नहीं होती है, तो एक तरह की लैंग्वेज ही में ही तो आएगा, भाषा में ही आता है। तो यदि प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता दोनों का संबंध अलग अलग भाषा से होगा तो निश्चित ही उनके बीच संप्रेषण में बाधाएं आएंगी। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है या संस्कृत है या कोई भी भाषा ले लीजिए, वो नहीं आ रही है, अगर आपको पेपर उसी में दे दिया जाए करने को, वहाँ पर हो सकता है आपको सब कुछ आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये यही वाली चीज हो जाती है जो आपकी भाषागत या शब्दार्थ होती है। और जो अंग्रेजी शब्द सिमेंटिक है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, शब्दों के अध्ययन या उनका अर्थ, यानी कि जो शब्द हैं जरूरी नहीं है कि उसी भाषा में आप समझे जिस भाषा में वो चीज दे रखी है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये थी कि शब्दों जो कम्युनिकेशन होता है, जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, जिस मीनिंग से, जिस अर्थ से भेजी गई है, उसी अर्थ से समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से उसका अर्थ नहीं समझा तो क्या हो जाएगा, जो संप्रेषण वो पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो उसका उसी अर्थ में समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि जो भाषागत और शब्दार्थ बाधाएं हैं वो कौन कौन सी रहती हैं। इसमें पहला हो जाता है शब्दों का भिन्न भिन्न निर्वचन, कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, कि सही जो शब्द हैं उनका सही अर्थ ना निकालना। अगर कोई शब्द लिखा है, किसी ने कुछ अर्थ उसका समझ लिया, किसी ने कुछ अर्थ उसका समझ लिया, तो सही अर्थ आप नहीं समझ पाए तो वहां पर भी कम्युनिकेशन क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। त्रुटिपूर्ण शब्दों का प्रयोग या निर्भर शब्दकोश, यूज ऑफ फॉल्टी वर्ड्स आर पुअर वोकैब, यानी कि अगर कुछ इस तरह के यूज किए जा रहे हैं जिसमें आपको स्पष्ट रूप से क्लियरिटी, क्योंकि जो 7 C's मैंने आप लोग को पढ़ाए थे उसमें एक ये था कि क्लियरिटी भी होनी चाहिए, जो लिखा जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट रूप में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो वहां पर भी आपको क्या होगा, समझ में बात नहीं आएगी, या इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें एरर रह जाएंगे, कि एग्जैक्टली वो आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कहना चाह रहा है। फिर आ जाता है त्रुटिपूर्ण अनुवाद, क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन। अगर आपने ट्रांसलेट करने में, अगर जैसे कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मीनिंग ही इसकी बदल जाती है। जैसे कि आप लोग का अगर पेपर जो होगा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, लेकिन फाइनल ये माना जाता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है वही आंसर क्लियर माने जाएंगे। तो हिंदी में अगर ट्रांसलेट होने में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब गूगल ट्रांसलेटर का मोस्टली यूज होता है, तो पेपर्स में इस चीज में बहुत प्रॉब्लम आती है। आगे आप लोग तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये चीज देखेंगे कि हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया होता है वहां पर बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लैंग्वेज कुछ अलग सी दे रखी होती है, कभी कभी समझ ही में नहीं आता है कि लिखा क्या है। और इंग्लिश में जब उसको कर देंगे, चेंज करते हैं लैंग्वेज को, तो वहां पर एग्जैक्टली समझ में आता है कि क्या लिखा है। हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही चीज है कि अगर आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसको, या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिकोड कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में। फिर आ जाता है अस्पष्ट मान्यताएं, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कुछ इस तरह के जो कि क्लियर नहीं किए गए कि किस तरह से उस चीज को लेना है, तो वहां पर क्या होता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। अस्पष्ट या पूर्व धारणा, यानी कि अनक्लियर्ड या प्री कन्विंस्ड नोशंस, तकनीकी भाषा का प्रयोग, यानी कुछ टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया गया है। जैसे कि अब जो बच्चे कॉमर्स से हैं, अगर इस तरह से लिखा है तो उनकी फौरन समझ में आ जाएगा कि अकाउंट लिखा गया है। जो अकाउंट लिखा जाता है उसको शॉर्ट में अकाउंट ऐसी इस तरह से लिखा जाता है, या फिर DR अगर लिखा है कुछ इस तरह से, तो वो भी समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, डेबिट हो जाता है। लेकिन अगर मेडिकल को की फील्ड में अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या मतलब निकालेंगे, डॉक्टर से निकालेंगे। तो क्या होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग चीजें रहती है, उसमें उसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो वहां पर क्या है, जो भी जिस तरह की नॉलेज रख रहा होगा वो उसी तरह से उसका अर्थ भी निकालता है। या फिर जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है वो कितनी डिफिकल्ट होती है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि लिखा क्या है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर आप लेकर जाइए तो वो एग्जैक्टली समझ जाते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। तो वही चीज हो जाती है कि कुछ इस तरह की भाषा यूज करी गई है जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो वहाँ पर जो मैसेज है वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा। भाषा का निर्बल ज्ञान, पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी बुक आप पढ़ रहे हैं, अब उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हैं, तो क्या होता है, आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे लूज हो जाता है, उसको पढ़ने में आपको मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि सही ढंग से लिखा ही नहीं गया है। तो शब्दों का या वर्ड्स का प्रॉपर यूज ना होना भी हमारे इंटरेस्ट को लूज कर देता है उस कम्युनिकेशन से, उस मैसेज पर से, तो वहां पर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है।
फिर आ जाता है निर्देशों का उल्लंघन, बाईपास इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो जिस तरह से जो मेन है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको सही ढंग से फॉलो ना करना, या फिर अनेक शब्दों का निरर्थक प्रयोग। राउंड अबाउट वर्बिएज, इसमें क्या मीनिंग हो जाता है, जैसे आप लोग हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा है और आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया, आपको लिखना है 5-6 पेज का और आपको समझ में नहीं आया, तो घुमा घुमा के उसी बात को बार 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 रिपीट करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपने आंसर तो पूरा लिख दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर ने उसको पढ़ लिया तो क्या नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिपीट में वही चीज को बार बार कहा है, कुछ नया आप ने लिखा ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर भी क्या होगा, जो जिस अर्थ से जिस वजह से आप कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो ये हो जाते हैं जो भाषागत या फिर जो सिमेंटिक अर्थपूर्ण शब्द हैं उसके अकॉर्डिंग जो बाधाएं आ सकती हैं आपके कम्युनिकेशन में। इसमें नेक्स्ट आ जाता है भौतिक अवरोध बाधाएं, यानी कि फिजिकल बैरियर्स। अब ये क्या हो जाती हैं कि संप्रेषण में जो अवरोध भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं वे भौतिक अवरोध कहलाते हैं। और इस प्रकार की कौन सी हो जाती हैं? समय। तो समय में क्या होता है, टाइम में, कि अगर सही समय पर सही मैसेज सही व्यक्ति तक ना पहुंच पाए तो वहां पर क्या हो जाता है कि काफी बड़ी बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आपका पेपर की डेट चेंज हो जाती है और आपको उसकी सूचना नहीं मिल पाई, अगर बाद में पोस्टपोन हो गया है तब तो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रीपोन अगर हो गया है, सपोज कर लीजिए कि पेपर पहले हो जाए और आपको बाद ना पता चले, तो क्या डेट आपको सही ढंग से ना पता होने की वजह से आपका पेपर मिस हो जाएगा, पेपर नहीं दे पाएंगे, तो सही समय पर आपको सूचना नहीं मिल पाई, इसलिए आपका पेपर रह गया या पेपर नहीं दे पाए। दूरी हो जाता है, डिस्टेंस भी मैटर करता है कि अगर, लेकिन यहाँ पे चीज रहती है कि अगर जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों आमने सामने हैं, पास में हैं, तब तो आपका सही ढंग से मैसेज पहुंच जाएगा सामने वाले व्यक्ति तक। लेकिन अगर आप दूर से बात कर रहे थे बाई फोन, जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन पे ही बात कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, कभी कभी सही नेटवर्क ना मिलने की वजह से सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं पाता है, सही ढंग से आपकी बात दूसरे तक पहुंच नहीं पाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो भी कम्युनिकेशन क्या होता है, पूरी तरह से सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बाधा हो जाती है। शोर, ये तो पहले मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि शोर अगर बहुत ज्यादा है आपके आसपास तो वहां पर कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है जो कॉलेजेस बनते हैं या फिर जो स्कूल बनाए जाते हैं वो ऐसी जगह पर बनाए जाए जहाँ पर आसपास ट्रांसपोर्ट है या इस तरह की बहुत ज्यादा आवाजें ना हो रही जिससे कि बच्चे पढ़ने में डिस्टर्ब हों। या आपने सुना होगा जैसे मेडिटेशन किया जाता है तो ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ आसपास कुछ डिस्टरबेंस ना हो, जो आपको मेडिटेट करने में किसी भी तरह की बाधा आए या कोई भी बैरियर आए, आप जो है जहाँ से ध्यान ना लगा पाओ। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि मेडिटेशन के लिए ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ पर शोर ज्यादा ना होता हो, सन्नाटा रहे, शांति से आप अपना मेडिटेशन कर पाए। इसीलिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है पढ़ने के लिए भी, क्योंकि सुबह ज्यादा शोरगुल नहीं होता, सन्नाटा होता है, तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सब आपकी बाधाओं में आ जाता है। आयु, एज, कि आप किस एज ग्रुप के लोगों से बात कर रहे हैं, किस एज ग्रुप तक अपना मैसेज को पहुंचा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने मैसेज को भी बनाना होता है। उसकी भाषा भी वैसी ही रहती है। जैसे अगर आपको एक सिंपल सी चीज है, बुक कीपिंग अगर मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो बुक कीपिंग अगर मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ जैसे कि 12th क्लास के हैं या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो दोनों में पढ़ाने में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपका प्रीवियस नॉलेज जो है, अगर आप ग्रेजुएशन में है तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th में, तो आपको ऑलरेडी बुक कीपिंग का प्रीवियस नॉलेज है आपके पास। लेकिन जो 12th के बच्चे उन्होंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा हुआ, वो उस चीज को नहीं जानते, तो उनके लिए वो बिल्कुल ड्रॉ हो जाएगी। तो उसको समझाने के लिए उनको उनके प्रीवियस जो नॉलेज है उसके साथ जोड़कर समझाना होता है। तो यहाँ पर आयु भी बहुत इफेक्ट करती है, कि अगर आपने आयु का ध्यान रख करके मैसेज को नहीं लिखा है तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझेगा। लिंग यानी कि जेंडर जो होता है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि आप किस तरह के लोगों के लिए कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो उसी जेंडर के लिए हैं। तो अगर आप अपना जो मैसेज है, मैसेज सिर्फ आपका एक नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक तरह की नहीं होती। जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अलग अलग तरह के, वो सब भी तो आप एक इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं ना, मैसेज ही तो किसी ना किस तरह कन्वे कर रहे हैं। तो वो भी ध्यान में रखना होता है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। फिर आ जाता है धनावित्त संबंधी बाधा, वेल्थ या फिर फाइनेंस रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं वो भी आपकी भौतिक अवरोध में ही आती हैं। साहित्यिक विस्फोट है या फिर सूचनाओं का अतिभात, कभी कभी सूचनाएं बहुत, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा भी आपको हर तरफ से मिल जाती है ना, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा आप चारों तरफ से न्यूज सुनते हैं, उसमें अलग अलग तरह की न्यूज, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली सही क्या है। या फिर इस तरह से भी इसको ले सकते हैं कि अगर एक ही दिन में आप चाहें कि सारे पूरे सिलेबस को तैयार मैं कर लूँ, सबकी वीडियोस देख के पढ़ना शुरू कर दूं, तो वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि क्या होगा, पूरी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे, सब भूल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवीजन करिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करिए, नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि माइंड की भी एक कैपेसिटी है चीजों को याद रखने की, तो वो भी एक तरह की बाधा हो जाती है।
फिर आ जाता है हेलो इफेक्ट, यानी कि हेलो प्रभाव। अब ये क्या है ये देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि कोई एक संदेश है, कोई एक मैसेज है, लेकिन उसे अलग अलग दो व्यक्तियों से, दो सेंडर से प्राप्त किया जा रहा है। दो सेंडर हैं, S1 और S2 कर देते हैं। दो अलग अलग सेंडर से आपको मिल रहा है, तो डिपेंड करता है आप पर कि जो रिसीवर होगा वो उसे उस मैसेज को किस तरीके से, किस तरह से ले रहा है, क्या उसकी प्रतिक्रिया आ रही है उसकी अलग अलग तरह से, या किस तरह से वो दोनों की बातों को, अर्थ को, मैसेजेस को समझ पाया है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका हेलो प्रभाव कहलाता है, हेलो इफेक्ट कहलाता है। तो ये हो गई वो भौतिक अवरोध या बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स, जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और बाधा की तरह होती हैं, जो एक संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में। फिर नेक्स्ट आ जाता है संगठनात्मक अवरोध या प्रबंधकीय अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल बैरियर्स। अब ये क्या होती है संगठनात्मक अवरोध या प्रबंधकीय बाधाएं? ये क्या होता है कि एक व्यवसाय संस्था में एक विशिष्ट अलग तरह का अपने सबका एक उद्देश्य होता है। कोई भी संस्था जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी लक्ष्य के, टारगेट के, गोल के काम नहीं करती है। सबसे पहले जो निर्धारित किया जाता है वो एक उद्देश्य, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था में जितने भी लोग होते हैं मिल करके अलग अलग विभाग साथ में क्रियाशील होते हैं, क्योंकि मिल करके जब तक काम अच्छे से नहीं करेंगे गोल को अचीव नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक संगठन जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसका एक गोल होता है और सब मिल करके उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो विभिन्न भागों की क्रियाएं अलग अलग होने के बावजूद भी वे संस्था के समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है, समन्वय स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन जिसे कहा जाता है। अगर समन्वय नहीं होगा, मिलकर के साथ में काम नहीं करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए आप कोई टीम वर्क दिया गया, अब टीम 10 लोग की आपकी बनी है, अगर वो 10 लोग मिलकर के उस जो भी असाइनमेंट दिया गया उसको पूरा करने के लिए काम ना करके अलग अलग अपना अपना करने लगेंगे, तो क्या आप लोग 10 लोग मिलकर के वो असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे टाइम पर? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबने अपने मन की करी, एक टारगेट आप लोगों ने सेट नहीं किया। या इस तरह से समझ लीजिए कि क्रिकेट टीम होती है, एक गोल होता है कि उस मैच को जीतना है। अगर 11 प्लेयर्स मिल करके उस एक गोल के पीछे ना भाग करके सब अपने अपने में ये देखें कि मैं सेंचुरी बना लूं या मैं ज्यादा विकेट ले लूं, दूसरे के बारे में ना सोचूं, तो क्या जीत पाएंगे? नहीं जीत सकते। मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क होता है, तब वो गेम हम लोग जीत पाते हैं। सेम यहाँ पर भी ये चीज रहती है संगठन के साथ, कि जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं सब मिल करके संगठन के उस लक्ष्य के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि संगठन एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है और व्यक्तियों के बीच निर्धारित संबंध होते हैं उसके बीच में, यानी कि अलग अलग लोग मिल करके उस संगठन के को ही, संगठन बनता ही आप लोग का अलग अलग व्यक्तियों से, मानवीय संबंधों का एक समूह ही कहलाता है संगठन, कि अलग अलग लोग मिल करके एक उद्देश्य से, एक लक्ष्य से काम कर रहे हैं, तो वो चीज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, एक संगठन कहलाती है। तो वहां पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों के बीच में क्या होता है, अब लोग सब मिलकर काम तो करें तो मतभेद भी होंगे, आपस में विचार सबके अलग अलग होंगे, सारे व्यक्ति एक जैसे तो नहीं सोचते, सब अलग अलग सोचते हैं। तो उन विचारों में, उन लोगों के बीच में आपस में क्या होता है, मतभेद होते हैं। तो मतभेद जो होते हैं वहीं से बाधाएं भी शुरू होती हैं। तो क्या क्या आएंगे इसमें? तो पहली आ जाती है कि संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक संगठन में अलग अलग तरह से जो संरचना होती है उसकी जटिल होती है, एक पूरा चार्ट तैयार किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस काम को करेगा, कौन व्यक्ति किस विभाग में रहेगा, वही पूरा आपका संगठन चार्ट कहलाता है और वही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पर अलग अलग उस पर स्तर पर सूचनाएं भी एक दूसरे को जो है ट्रांसफर की जाती हैं, एक दूसरे को भेजी जाती हैं। तो इसमें ये रहता है कि कोई सूचना किसी व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाना या किसी तरह से काम नहीं हो पाना, किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का ना माना जाना, तो वहां पर भी अगर स्ट्रक्चर को जिस तरह का बना दिया गया कि आपस में क्लियर नहीं है सबकी भूमिकाएं, सबको नहीं क्लियरली पता कि उन्हें क्या करना है, तो वहां पर भी क्या होता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। फिर आ जाता है संगठनात्मक नीतियां, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की। अगर इस तरह की कोई नीतियां बना दी गई जिनको सही से फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं या लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, वो भी बाधा हो जाएगी। सुविधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, इसमें क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज में, इसका मतलब ये होता है कि जो संगठन में अलग अलग विभाग हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनको अलग अलग सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को सही ढंग से काम करने की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो अपना पूरी तरह से अपने जो अधिकार हैं, उनका दायित्वों का, अपने अधिकारों को पूरी तरह से वहन नहीं कर पा रहा है, उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर भी बाधाएं आती हैं। फिर आ जाता है संगठनात्मक नियम और नियमन, कि किस तरह से रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको किस तरह से करवाया जा रहा है। अगर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो वहां पर भी बाधा आएगी। संप्रेषण माध्यम का गलत चुनाव, किस तरह से जो है संप्रेषण किया जा रहा है, क्योंकि एक संगठन में एक जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सही कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूचनाएं सही ढंग से नहीं भेजी जाएंगी एक से दूसरे व्यक्ति के पास,
तो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्म है, बहुत बड़ी होती है, उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि आपका लेखा विभाग हो गया, क्रय विभाग हो गया, या फिर जो आपके उत्पादन विभाग हो जाता है, क्रय विभाग हो जाता है। तो अलग अलग टाइप के विभाग होते हैं जो मिल करके कार्य करते हैं। तो एक विभाग से दूसरे विभाग में सही टाइम पर सूचना ना पहुंचेगी या पूरी सूचना नहीं पहुंच पाएगी तो विभाग सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर भी कौन से माध्यम चुना गया है संप्रेषण के लिए, लिखित है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये क्या होते हैं, ये पहले ही वीडियो में आप लोग को मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था मैंने वहां पर। फिर आ जाता है संप्रेषण माध्यम का अनुचित रखरखाव। अब यहाँ पर अगर लिखित में है तब तो आप आसानी से उनको रख सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड्स में है, जैसे कि क्रय विभाग ने अगर ये चीज बताई, या फिर जो स्टोर्स हैं वहां पर ये चीज है कि हाँ इतना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन विभाग बता रहा है कि हमें इतने कच्चे माल की आवश्यकता है, लेकिन क्रय विभाग के पास वो सही सूचना नहीं पहुंच पाती है, लिखित में नहीं आती है, तो सही ढंग से वो नहीं पता चल पाता, तो क्या वो उतना ही अमाउंट में क्रय करेगा जो रॉ मटेरियल है उसको? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, उत्पादन रुक जाएगा बीच में। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि किस माध्यम से भेजा जाए। अगर लिखित में है तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर आ जाता है स्थिति संबंधी या अधिकारी अधीनस्थ संबंध। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संगठन के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे रेखा संगठन होता है, रेखा समिति संगठन होता है, या फिर रेखा कर्मचारी संगठन होता है, समिति संगठन होता है, अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं संगठन के। तो वहां पर किस तरह का है, उसमें किस तरह से उनके आपस में संबंध है, रिलेशंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पर भी बाधाएं आती हैं। कार्यशक्ति संबंध या कार्यबल का विशिष्टीकरण, कि अगर जो भी कार्यशक्ति है, हर व्यक्ति अलग अलग कार्य करने में, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं विशिष्टता प्राप्त होती है कि हाँ इस कार्य को ये बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो विशेषज्ञ हैं या विशिष्टीकरण उनको मिला हुआ है। तो किस तरह का है और किस तरह से उसका यूज करना है संगठन में, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर उसको ढंग से नहीं किया जाएगा तो भी एक तरह से बाधा में ही आएगा कि वो सही कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, कि सही जॉब पर सही व्यक्ति नहीं रखा गया है, तो कम्युनिकेशन की ही कमी है यहाँ पर। फिर आ जाता है आंतरिक विवाद। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि सही ढंग से जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक वर्ग है, अपनी बात को प्रबंध तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जो प्रबंध है उनकी बात को सही ढंग से नहीं सुन पा रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है, उनको निवारण सही टाइम पर नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन की ही कमी है, और ये भी एक बाधा बन जाती है एक फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से चलने के लिए। तो ये हो गई संगठनात्मक अवरोध या फिर बंद की बाधाएं। नेक्स्ट आ जाता है भावनात्मक या फिर दृष्टिकोणात्मक या मानसिक अवरोध या बाधाएं। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट जो इसका आएगा इस वीडियो का, उसमें हम ये वाली बाधाएं या इसके आगे जो और बाधाएं दे रखी थी उसको पढ़ेंगे। तो अभी के तक इतना आप लोग तीन जो मैंने आप लोग को पढ़ाई है बाधाएं, और उसके जो भी अंदर भी चीजें थी उन सबको एक पॉइंट्स बना करके नोट कर लीजिएगा। नोट्स अपने बनाते रहिए, साथ साथ क्विक रिविजन के लिए, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं आपको क्विक रिविजन भी करवा दूंगी, तो वहां पर ये सारे पॉइंट वाइज मैं आप लोग को बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोग यूनिट वाइज अलग अलग आपका रहेगा रिवीजन, जिससे कि एक यूनिट की एक वीडियो रहेगी जिसमें आपका पूरा यूनिट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।